Hello friends, now today we are going to start with your new accounting standard, that is AS 5, net profit or loss for the period or prior period items and change in the accounting estimates. In this accounting standard, what we are going to study will be, let us read this now. ये आपके आप मॉड्यूल में से रीड करना. Net profit or loss for the periods include all items of income or expenses including extraordinary item, effect of change in accounting estimates which are recognized in a period. The net profit or loss for the period comprise the following components, each of which should be disclosed on the face of the statement of profit and loss. मतलब आपका profit and loss में दो चीजें आपको अलग से बतानी है, that is profit or loss from ordinary activities and profit or loss from extraordinary activities. Profit or loss from ordinary activities में क्या होगा? Any activities which are undertaken by an enterprise as a part of its business and such related activities in which enterprise engage in furtherance of incident to or arising from these activities. I hope ये सब बातें आपको समझ में आती हैं. When the item of income and expense from ordinary activities are such size, nature or incidents that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, the nature and the amount of such item should be disclosed separately. हम रेंट देते हैं अलग से बताते हैं, सैलरी देते हैं अलग से बताते हैं, वेजेस देते हैं अलग से बताते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अलग से बताते हैं, क्योंकि उन आइटम्स उन एक्सपेंसेस का अमाउंट और नेचर अलग अलग होता है तो इजीली हमें समझ में आता है. अब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में हम डाल देते हैं सारा, तो वो आइटम्स बहुत स्मॉल आइटम्स होते हैं, पेटी होते हैं और उनका इतना ज्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो हम वैसे ही बता देते हैं. तो दैट हैज बीन गिवन. तो आप जब भी नेट प्रॉफिट और लॉस बनाते हो तो आप उस प्रॉफिट एंड लॉस में दो पार्ट्स, दो प्रॉफिट एंड लॉस आप दिखाते हो. ये आपके कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आप करने वाले होते हो. क्या करते हो आप? आई बिलीव हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस में दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू हुआ, एंड प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज. फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस विच रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर. इन सब आइटम्स के लिए आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है. दैट इज फर्स्ट, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज टू एनआरवी. अगर आप एनआरवी पर शो कर रहे हो, भाई हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो अगर आप उसको एनआरवी पर शो कर रहे हो तो आप उसका डिस्क्लोजर दोगे अलग से. डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने कोई एसेट को सेल करा है तो आप उसका अलग से डिस्क्लोजर देने वाले हो. डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बताना है वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का भी हमें डिस्क्लोजर देना है. लिटिगेशन सेटलमेंट कुछ भी हो रहा है तो आप उसका सेपरेट डिस्क्लोजर दो. एंड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो चारों तो आपके पास ये आ गए जिसका आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है. क्या क्या चार चीजें आ गई जिनका सेपरेट डिस्क्लोजर देना है? फर्स्ट आपका, अगर आप इन्वेंट्रीज को रिटर्न डाउन टू एनआरवी कर रहे हो. सेकंड, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड लिटिगेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में भी हो गए तो भी आपको इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना है. अब प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होता है? Extraordinary items are income or expense that arise from events or transactions that are clearly distinct from ordinary activities of the enterprise. कोई लॉटरी जीती आपने, कौन बनेगा करोड़पति गए वहां जीते आपने, कोई केस चल रहा था वो केस का आपको सेटलमेंट में इनकम आया, तो that all will be called as your extraordinary activities and therefore are not expected to occur frequently. The nature and amount of such extraordinary items should be separately disclosed in the statement of profit and loss in a manner that its impact on profit and loss can be perceived. Example of extraordinary items are loss due to earthquake अगर हो रहा है, attachment of property, government grant becoming refundable, I hope ये हमने AS12 में पढ़ा है, loss due to fire और loss due to enemy attack, etc. These all can be called as your extraordinary items. Changes in accounting estimate, ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने AS1 पढ़ा था, बट फिर भी AS5 में वापस से रिपीट हो रहा है. चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंजेस हो सकते हैं. कैसे हो सकता है अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज? आई बिलीव अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पर आप बनाते हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है.
किस बेसिस पर होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स? तो आई बिलीव चेंज किस बेसिस पर होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का? तो आई बिलीव यू नो दैट वेदर न्यू इंफॉर्मेशन क्रॉप अप और फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस आप आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेंज कर सकते हो। इस चेंज का इफेक्ट हमेशा प्रोस्पेक्टिवली देना है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देना है। तो दैट इज योर चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। यस, एज अ रिजल्ट ऑफ uncertainty inherent in the business activities, many financial statement items cannot be measured with the precision but can only be estimated based on the latest information available. Estimates may require, for example, for of bad inventory obsolescence or life of the assets. The estimates can be revised if changes occur regarding the circumstances on which the estimates are based. या तो आपने जो है ना जिस बेसिस पर, जिस सर्कमस्टेंसेस वो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए जिनके बेसिस पर आपने एस्टिमेट्स बनाए थे, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, मोर एक्सपीरियंस और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। तो एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट एंड मोर एक्सपीरियंस, इन तीन चीजों की वजह से आप चेंजेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कर सकते हो। यस, रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, और अ प्रायर पीरियड आइटम, और ये प्रायर पीरियड आइटम भी नहीं है। ये दोनों चीजें क्या होती है सर, वो अभी आपको और समझाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, the effect of change in the accounting estimate should be classified under the same classification in the statement of profit and loss as was used previously for the estimate. तो वो same classification होगा। The effect of change in the accounting estimate which was previously included in profit and loss from ordinary activities is included in that component of net profit and loss. The effect of change in the accounting estimate which was previously included in profit and loss as extraordinary item is reported as extraordinary item only. Change in the accounting policies. अब देखो, change in the accounting estimates दो reasons की वजह से होता है, या तो new information comes in or either due to past experience, ठीक है ना, more experience you can say, और subsequent development you can say. ऐसे ही change in the accounting policy तीन रीजनों की वजह से होता है, requirement of law, requirement of accounting standard, or it is required for the better preparation and presentation of financial statements. ये AS1 में भी पढ़ा था, disclosure of accounting policies में। तो accounting policies can be changed if such change is required by the law, by accounting standard, or by the management if they justify better presentation and preparation of the financial statements. Any change that has a material effect should be disclosed, of course. The amount by which any item in GPFS मतलब General Purpose Financial Statements is affected by such change should be disclosed. Where such amount is not ascertainable wholly or in part, the fact should be indicated. The following are not changes in the accounting policy. The adoption of a new accounting policy for the event of transaction that differs in substance from previously occurring events or transaction. तो इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते, कि अगर आपने कोई न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी लिया फॉर इवेंट और ट्रांजैक्शन जो डिफर हो रहे हैं सब्सटेंस में प्रीवियस ईयर के इवेंट्स या ट्रांजैक्शन से, और द अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द इवेंट और ट्रांजैक्शन व्हिच डिड नॉट अकर प्रीवियसली और दैट वाज मटेरियल। तो इसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते। या तो आपने कोई न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी लाई नए इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस के लिए, तो चेंज थोड़ी हुआ, और दूसरा प्रीवियसली जिन सर्कमस्टेंसेस से अभी आप प्रीवियसली कोई अकाउंटिंग पॉलिसी थी, इस बार आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी लाई, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस के लिए है जो कि सब्सटेंशियली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वन, तो भी वो आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहलाएगा। अब इंपॉर्टेंट जो एएस का लास्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, दैट इज योर प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स इज नथिंग बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस आर कॉल्ड एज योर प्रायर पीरियड आइटम्स। मतलब कोई एरर और ओमिशन लास्ट टाइम हो गया जिसको आप अभी रेक्टिफाई कर रहे हो, इस साल रेक्टिफाई कर रहे हो, उनको बोलेंगे हम प्रायर पीरियड आइटम्स। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने कोई पहले बैड डेट्स का एस्टिमेट करा, कोई प्रोविजन बनाया 2% का, अब आप उसको चेंज करके 5% बनाना चाहते हो, तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम हुआ? नहीं, प्रायर पीरियड आइटम है एरर और ओमिशन।
ये क्या हुआ सर फिर? तो ये चेंज ऑफ सिंपली अकाउंटिंग एस्टिमेट हुआ यार। पहले कोई और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने 2% का प्रोविजन बनाया था और अब आप कोई और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर 5% का प्रोविजन बनाना चाहते हो, तो दैट इज सिंपली चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट. The fact will be given prospectively, but that is what you have to understand. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. प्रायर पीरियड आइटम्स आपको ध्यान रखना है. प्रायर पीरियड आइटम्स इज नथिंग बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. ठीक है ना? चलो. Prior period items are income or expense which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of financial statements of one or more prior periods. Errors may occur as a result of mathematical mistake, that is your clerical error, mistake in applying accounting policies, misinterpretation of facts or oversight. इनकी वजह से prior period items हो सकता है. The nature and the amount of prior period items should be separately disclosed in the statement of profit and loss in a manner that their impact on the current profit and loss can be perceived. Example of prior period items is errors in calculation of depreciation, use of incorrect rate of depreciation, omission to provide depreciation, non-provision for bad and doubtful debts. These all can be called as your prior period items. मगर आपको समझना है प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब जो मैंने आपको बताया. प्रायर पीरियड आइटम्स का सिंपल मीनिंग होगा योर चेंज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ओमिशन विल बी कॉल्ड एज योर प्रायर पीरियड आइटम्स. तो आई बिलीव इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS5 जो कि बहुत सिंपल है, इसमें कुछ टॉपिक्स जो आपको ध्यान रखना है. पहली बात, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज सेपरेटली बताओ. फिर जो भी आपके मटेरियल आइटम्स हैं उनका सेपरेट डिस्क्लोजर दो. ठीक है ना? और ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है सारे आइटम्स, वो सब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के लेकर आएंगे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एक ही टाइम होने वाली है, दैट इज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. फिर उसके बाद आपने इसमें पढ़ा कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का चेंज आपको बताना चाहिए, प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देना चाहिए. और वो चेंज क्यों हो सकता है? आइदर न्यू इंफॉर्मेशन कम्स इन और ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंस और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, तो वो आपके लिए चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपको बताना चाहिए अलग से. उसके बाद आपने पढ़ा कि दैट इज योर चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कब हो सकता है? तीन चीजों की वजह से, रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, रिक्वायरमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बाय द मैनेजमेंट फॉर द बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है ना? फिर आपने उसमें ये पढ़ा कि जो चेंज ऑफ, अगर आपने कोई न्यू पॉलिसी लाया कोई न्यू इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस के लिए, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज योर चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. फिर आपने पढ़ा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट्स सब्सिक्वेंटली ट्रांजैक्शन और इवेंट्स इन अ सब्सटेंस चेंज होंगे प्रीवियस ईयर से और उसके लिए आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करा, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज योर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. फिर उसके बाद आपने साथ में ये भी पढ़ा कि प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं. तो प्रायर पीरियड आइटम्स आर नथिंग बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ओमिशन ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो जिसका इंपैक्ट करंट ईयर में हो रहा है, तो आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए. तो इसीलिए आपको पता है जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ते थे फाउंडेशन में, तो अगर कोई लास्ट ईयर का एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता था तो उसकी जगह यूज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम अलग से, उसका जो भी नेट प्रॉफिट पर इफेक्ट आ रहा था तो वो अलग से हम दिखा देते थे. तो दैट इज नथिंग बट एज पर AS5. चलो फ्रेंड्स, सो आई बिलीव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में वो आपने पूरा पढ़ लिया. अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको ये समझ जाएगा. तो लेट अस कम टू द क्वेश्चंस नाउ. चलो लेट अस सी दीस क्वेश्चंस नाउ. ये क्वेश्चंस और सॉल्यूशन आपके प्रैक्टिस मैनुअल के ही हैं, जो अपनी बुक में भी है एग्जैक्टली. तो मैं यहीं से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यहीं से आपको सारे सॉल्यूशन समझा रहा हूं. चलो लेट अस रीड दिस नाउ. यस, when can a company change its accounting policy? तो अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज हो सकता है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें. तो अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज हो सकता है? आइदर रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, रिक्वायरमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और बाय द मैनेजमेंट इफ इट विल रिफ्लेक्ट इन द बेटर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बट दैट इज व्हाट इट हैज बीन रिटन. ये आप पढ़ सकते हो पूरा. ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम. लेट अस रीड दिस. A limited company create a provision for bad and doubtful debts at 2.5% on debtors in preparing the financial statement for the year 10-11. Subsequent on a review of the credit period allowed and financial capacity of the customers, the company decided to increase the provision to 8%.
on debtors as on 31st March 2011. The accounts were not approved by the board of directors till the date of decision. While applying the relevant accounting standard, can this revision be considered as an extraordinary item or prior period item? So I would like to say no. It is just simply a change of accounting estimate. क्योंकि अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है. पहला पॉइंट आप लिखोगे दिस अकाउंटिंग दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. इसमें अब आपको क्या बताना है? इसमें आपको अब फिर सेकंड पॉइंट में आप बताओगे तीन चीजें. प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होता है? प्रायर पीरियड आइटम्स एरर्स और ओमिशन डन इन द प्रीवियस ईयर टू बी रेक्टिफाइड इन द करंट ईयर दैट विल बी कॉल्ड एज प्रायर पीरियड आइटम. देन आपको बताना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होता है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है दोज इनकम expenditure which are not related to the business will be called as your extraordinary item. Since it is only change of the accounting estimate because पहले आपके पास ट्रांजेक्शन या इवेंट्स कुछ और थे जिनके बेसिस पर आपने 2.5% बनाया था. उसके बाद सब्सिक्वेंटली रिव्यू ऑफ द क्रेडिट पीरियड अलाउड एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर्स आपने देखा तो आपने वो चेंज कर दिया. तो इट इज सिंपली अ चेंज ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपके पास ये न्यू इंफॉर्मेशन आई या फिर पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आपको लगा. तो देयरफॉर इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली देना है. एज पर ये आपको बता रखा है पीरियड चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज. अच्छा, आपका जो AS5 है वो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है. ओके. The preparation of financial statement involves making estimates which are based on the circumstances existing at the time when the financial statements are prepared. It may be necessary to revise an estimate in the subsequent period if there is a change in the circumstances on which the estimate was based. Revision of an estimate by its nature does not bring the adjustment within the definition of a prior period item. कोई भी अगर आपने रिवीजन करा एस्टिमेट का तो वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है और एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है. In the given case, limited company created itna for the year. Subsequently, company revised the estimate based on the change of the circumstances. Want to create itna as per itna change in the estimate neither is a prior period item nor extraordinary item. However, change in the accounting estimate which has a material effect in the current period should be disclosed and quantified. ये तो पता ही आपको. Any change in the accounting estimate which is expected to have a material effect in the later period should also be disclosed and quantified. Okay, वो तो सिंपल सी बात थी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स कंपनी लिमिटेड साइन एन एग्रीमेंट विद इट्स एम्प्लॉय यूनियन फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस इन जून 2012. ठीक है. द वेज रिवीजन इज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2008. ठीक है. आपने जून में ये फाइनल करा कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने वाले हैं. ओके. द अरियर वेजेस अप टू 31st March 2012 अमाउंट्स टू ₹80 lakhs. Arrears wages for the period 1/4/2012 to 36/2012 being the date of agreement amounts to 7 lakh. Decide whether a separate disclosure of arrear of wages is required. ठीक है साहब. तो देखो इसमें ये पूछ रहा है कि आपने पहली बात तो देखो आप ये समझना कि यूनियन के साथ रिवीजन जून 2012 में आके करा. तो कब से करा आपने? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1/4/2008 से करा. तो आपको ये समझना है पहले तो कि क्वेश्चन में ये बोला है कि 1/4/2008 से लेकर के 31st March 2012 तक 31st March 2012 तक, हाँ वो 80 lakhs है और 1/4/2012 से 36 तक का 7 lakhs है. तो क्या आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपको इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना चाहिए क्या? तो आई बिलीव व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज चाहे आप पहले पीरियड की बात करो चाहे अभी के पीरियड की बात करो, I want to say separate disclosure if you want you can give but it is not your prior period item again. क्योंकि कोई गलती नहीं हुई थी पहले साल में जो आप अभी जाकर के उसको रिवाइज कर रहे हो. ये तो आपने बात करी, बात करने से आपने आज का डिसीजन लिया है. कुछ गलती को रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो आप. तो इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम, इट इज नॉट योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी ही हो रही है आपकी. तो आई वांट टू से आप इसको सेपरेट डिस्क्लोजर की जगह जो आपके वेजेस जहां आप बता रहे हो ना वहीं पर आप इसको दिखा सकते हो बिकॉज इट इज नॉट योर प्रायर पीरियड आइटम. दैट शुड बी योर आंसर. अब ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं है यहां पर, मगर आप इसको प्रायर पीरियड आइटम और दैट नहीं बोल सकते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. It is given that revision of wages took place in June with retrospective effect. The arrears of wages payable for period cannot be taken as error or omission. जैसा मैंने बताया आपको. In the preparation of financial statements of
year and hence expenditure cannot be taken as PPI, prior period item. Additional wage liability of 87 lakh should be included in the current year wages only. Of course सी बात है यार ये तो. It may be mentioned that additional wages is an expense arising from ordinary activities of the company or abnormal in amount. Such an expense does not quantify as an extraordinary item. However, as per para itna AS, net profit or loss for the period prior period item change in the accounting policy, when item of income or expense within the profit and loss from ordinary are such size, nature or incidents that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, the nature and amount of such item should be separately disclosed. जैसे मैंने आपको बताया separately disclose तो कर सकते हो, but it is not a prior period item, it is not an extraordinary item. प्रायर पीरियड आइटम में क्या ध्यान रखना है? कोई भी एरर और ओमिशन हुआ लास्ट ईयर का जिसको आप करंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हो, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम. दैट इज योर दिस क्वेश्चन नाउ. गुड्स ऑफ ₹5 lakh वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड इन September 2009. A claim was lodged with the insurance company, but no entry was passed in the books for the insurance claim. In March 2012, the claim was passed and the company received the payment of ₹3,50,000 against the claim. Explain the treatment of such receipts in the final accounts for the year ended 31st March 2012. तो आई बिलीव अब ये आपने नो एंट्री वॉज पास, इसका मतलब उस टाइम पर ये एंट्री पास नहीं करी तो ओमिशन हुआ. अब आप इस साल अब आपको क्लेम मिल रहा है तो अब आप उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, तो ये किस ईयर का होगा भाई? ये होगा उसी लास्ट ईयर का ही, 2009 ईयर का ही. तो दिस आइटम विल बी क्वालिफाई एज योर प्रायर पीरियड आइटम बिकॉज प्रीवियस ईयर का कुछ एरर या ओमिशन अगर आप इस ईयर में जाकर के रेक्टिफाई करोगे तो उसको हम प्रायर पीरियड आइटम ही बोलेंगे और इसका हमें सेपरेटली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन द करंट ईयर्स P&L. बस दैट्स इट. एज पर द प्रोविजन पूरा ये बताया आपने. prior period income and expense which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of financial statements of the one or more prior periods. Further, the nature and the prior period items should be separately disclosed in the statement of P&L in a manner that their impact on the current profit can be perceived. That their impact on the current period profit and loss can be perceived. Perceived का मतलब separately available. In the given instance, it is clearly the case of error in the preparation of financial statement for the year 9-10. Hence, claim received in the financial prior period item and should be separately disclosed in the statement of P&L. लैंग्वेज आप प्लीज यही वाली लर्न करना प्रॉपर्ली. देखो कितनी बढ़िया तरीके से लैंग्वेज, और ये आपके प्रैक्टिस मैनुअल की लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं मैं आपको भी ये सेम लैंग्वेज लर्न होनी चाहिए. देखो वो बात वही बोल रहा है जो मैं बता रहा हूं, मगर लिखा कैसा है? इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो वो पूरा सेंटेंस बन गया एक बात का. प्रायर पीरियड आइटम्स आर ऑफ द इनकम रिलेटेड टू द इनकम और एक्सपेंस हैविंग द एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बट अब देखो ये कितनी बढ़िया बात आ गई. तो ये आपको ऐसे डेफिनेशन लर्न करनी है, लैंग्वेज लर्न करो आप थोड़ी सी, ठीक है? चलो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. SGB Limited makes provision for expense worth ₹7 lakh for the year ended 31st March 2011, but the actual expenses during the year ending 31st March 2012 come to 9 lakh against the provision made during the last year. State with the reason whether the difference of 2 lakh to be treated as prior period item as per AS5. No. Why no? Because again the same thing. Last year कोई गलती थोड़ी करी थी, आपने प्रोविजन बनाया. अब एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो वो तो नई इंफॉर्मेशन अभी पता पड़ी आपको कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, तो इट इज जस्ट अ चेंज, राइट? इट इज जस्ट अ चेंज. तो इट इज नॉट अ प्रायर आइटम. 2 लाख रुपीस एज इट इज, जैसे आपने वो एक्सपेंसेस में दिखाया वैसे ही आप दिखा दोगे एक्स्ट्रा के. दैट्स इट. ऑर्डिनरी एक्टिविटी का ये वापस से वही पूरा देखो. एज पर AS5 पूरा नाम ही एस का इतना बड़ा है. नेट प्रॉफिट और लॉस पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज. As a result of uncertainty inherent in the business activities, many financial statement items cannot be measured with precision, but can only be estimated. Accounting estimate के बारे में बता रहा है. The estimation process involves judgment based on the latest information available. The use of the reasonable estimate is the essential part of the preparation of the financial statement and does not undermine their reliability.
आई होप ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आपको समझ में आ रही है बात। नहीं समझ में आ रही होगी तो आप मेरे को फोन करके पूछना, मैं आपको इंडिविजुअली समझा दूंगा ये क्या लिखा हुआ है, बट बहुत इजी लैंग्वेज में है, ढंग से पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। एस्टिमेट्स में हैव टू बी रिवाइज्ड, सही बात है, एस्टिमेट्स रिवाइज करने पड़ सकते हैं। कब करने पड़ सकते हैं? न्यू इंफॉर्मेशन कम्स इन, और पास्ट एक्सपीरियंस, और सम सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। on which the estimates were based as a result of the new information, more experience और subsequent development। देखो मॉड्यूल की लैंग्वेज लर्न कर लो। As per the standard, the effect of the account should be classified using the same classification, सही बात है, in the statement of P&L as was used previously for the estimate. Prior period item or income which arise in the current period as an error of omission in the preparation of the financial statement of one or more prior periods। हर बार क्वेश्चन का आंसर देखो कितना सिमिलर आ रहा है, वही सेम चीज रिपीट होती है। AS4, AS5, AS9, AS29, ये चारों AS ऐसे कैसे ही है। Thus, the revision of an estimate by its nature, the difference of 2 lakh is not a prior period item. Therefore, in the given case, expenses amounting to 2 lakh relating to the previous year recorded in the current year should not be regarded as prior period item. That's it. Let us come to the next question. A company created a provision of 75,000 for the staff welfare while preparing the financial statement of our year 10-11. On 31st March, in a meeting with the Staff Welfare Association, it was decided to increase the amount of provision of staff welfare to 1 lakh. The accounts were approved by Board of Directors on 15th April 2011. Explain the treatment of such revision in the financial statement for the year ended 31st March 2011. Nothing. It is simply an ordinary activity. Change of the accounting estimate. और वो आपका प्रायोरिटी आइटम नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है। सिंपल आपका जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस का 25,000 रुपए आपके बढ़ गए, वो आप एज इट इज बता दोगे। वही सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में कर वैसा का वैसे आंसर इसमें भी आएगा। बता दिया उसने पूरा कि इट इज अ चेंज इन द एस्टिमेट व्हिच हैज बीन अकर्ड इन 10-11। दैट्स इट, पूरा आप पढ़ सकते हो पूरा क्वेश्चन, वही सेम बातें लिखी है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर AS next question. Give 2 example on each of the following items. Change in accounting policy. तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज में आप 2 एग्जांपल क्या बताओगे? चेंज ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, लीफो से फीफो, फीफो से लीफो। दूसरा आप बता सकते हो चेंज इन मेथड ऑफ एमोर्टाइजेशन, चेंज इन द मेथड ऑफ एमोर्टाइजेशन, और चेंज इन द this method of valuation of inventory will be called as your change in the accounting policy. तो चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन ये तो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन अब नहीं होता है, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में आना चाहिए। और चेंज इन द कॉस्ट फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो करेक्ट है, और यहां पर एमोर्टाइजेशन लिखना आप, चेंज ऑफ मेथड ऑफ एमोर्टाइजेशन, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। फिर चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट में आ जाएगा चेंज इन द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, या फिर आपका आ जाएगा चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स्ड एसेट, ठीक है, और चेंज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आ जाएगा। मगर मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो है वो भी इसमें आता है, ठीक है। तो चेंज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंटिंग एस्टिमेट, और चेंज इन द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज आल्सो अकाउंटिंग एस्टिमेट में आ जाएगा। मगर अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या लिखते हैं? और चेंज इन द मेथड ऑफ एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, और सेकंड चेंज इन द मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आप लिख सकते हो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो प्रॉफिट फ्रॉम सम लॉटरी एक्सेट्रा, दैट कैन बी योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, फायर स्ट्राइक, और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटरप्राइज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर सब्सिडी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। प्रायर पीरियड आइटम क्या होंगे? एरर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर नाउ रेक्टिफाइड, ओमिशंस ऑफ द प्रीवियस ईयर नाउ रेक्टिफाइड, applying incorrect rate of depreciation in one or more prior periods, or omission to account for income or expenditure in one or more prior periods. That's it. Next question पर आते हैं। Cost of the machine acquired on 1/4/2009 was 5 lakh. Machine is expected to realize 50,000 at the end of its working life of 10 years. Straight line depreciation of 45,000 per year has been charged up to 11-12. For and from to 12-13, the company switched over to 15% reducing balance method of depreciation in respect of the machine. The new rate of depreciation is based on the revised useful life of 15 years. The new rate shall apply with retrospective effect। नहीं, ये वाले क्वेश्चन को छोड़ दो आप, आपके उसमें भी देखा है, मगर इसको कर दो, बिकॉज ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, वो अब हमारे कोर्स में सिलेबस में है ही नहीं बेटा। अब सब जो भी होता है ये चेंज ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली होता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कट कर देना।
Then let us move to the next question and the last question of your this accounting standard 5. Closing stock for the year ending 31st March 2013 is 1,50,000, which includes stock damage in a fire in 2012. On 31st March 2012, the estimated NRV of the damaged stock was 12,000. The revised estimate of the NRV of the damaged stock included in the closing stock at 1213 is 4,000. अच्छा, तो ये जो 1,50,000 है इसमें से 4,000 डैमेज का है, तो 146 आपका ऑर्डिनरी स्टॉक हो गया. Find the value of closing stock to be shown in the profit and loss account for the year 1213 using the provision of accounting standard 5. तो आप दिखाओगे तो पूरा 1,50,000 ही, बट आप इसको दो पार्ट्स में दिखाओगे. स्टॉक ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी 1,46,000 एंड डैमेज स्टॉक एबनॉर्मल स्टॉक दैट इज 4,000. एंड आई बिलीव ये तो मैंने आपको इन्वेंट्रीज जब फाउंडेशन में पढ़ा था तो भी बताया था कि कभी भी कोई एबनॉर्मल आइटम होता है, चाहे वो स्टॉक में हो, चाहे वो परचेज में हो, चाहे वो सेल्स में हो, उसको हम सेपरेटली कर देते हैं इन द P&L. तो दैट इज व्हाट इज योर आंसर. Fall in the estimated NRV of the damaged stock 8,000 is the effect of change in the accounting estimate. Of course, as per para 25 of AS5. अब आपको ऐसा जरूरी नहीं है पूरा लिखो as per para 25 and that all. आप लिख सकते हो as per accounting standard 5 पूरा नाम. The effect of change in the accounting estimate should be classified using the same classification in the statement of P&L as was used previously for the estimate. आप हर एक क्वेश्चन में नोट कर रहे हो, लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम लिख रहा है वो हर बार. मतलब ये वाले ये ऐसे ही है. आपको ये बोलना है, आपको सिर्फ ये एक पैराग्राफ लर्न करना है पूरा क्रैम, और कभी भी अगर क्वेश्चन AS5 का आ गया तो यही एज इट इज वही का वही पैराग्राफ उतार करके आप चले. These ways you should learn your answers. This is applicable in your law, in your audit, whatever you are doing ना. आप प्रैक्टिस मैनुअल के आंसर्स को ऐसे कैसे क्रैम करो, आप पढ़ के क्वेश्चन के आंसर्स को, तो आपको रियलाइज होगा कि लैंग्वेज हर एक आंसर में सेम आ रही है और वही आपको करना है, तभी आपको थ्योरी में मार्क्स मिलेंगे. Classification was used in estimate. It is presumed that loss by fire in the itna difference of cost and NRV is shown in the profit and loss account as an extraordinary item. Therefore, the year 1213 division of accounting estimate should also be classified as an extraordinary item. अगर आप ये extraordinary item की तरह बता रहे हो तो ये आपको extraordinary item ही बताना है जो आपका damage stock है. And closing stock should be shown excluding the value of damaged stock. तो value of the closing stock including the damaged stock minus revised, तो आपके पास closing stock excluding the damaged stock बता दिया 146. अलग से बता दोगे आप, क्योंकि वो 4,000 आपका आप assumption ले रहे हो कि आपने extraordinary की तरह बताया, तो इसलिए आप उसको अभी भी extraordinary item की तरह ही classify करोगे. चलो, that's it. That is your accounting standard 5. Okay, thank you very much.